हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु के अनुसार यह विधान राज्य में विभिन्न पदों का संगठन है, जिससे उनकी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है। सार्वभौम सत्ता का निर्धारण किया जाता है एवं समुदाय तथा उसके समस्त सदस्यों के द्वारा अंगीकार लक्ष्य की प्रकृति का निर्णय किया जाता है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर संविधान के संबंध में ये बातें सामने आती है। संविधान राज्य अथवा उसके पदों का संगठन है। संविधान द्वारा ही राज्य की रूपरेखा एवं राज्य का आकार प्रकार सुनिश्चित होता है। दूसरा हो गया, संविधान ही राज्य के पदों तथा उनके स्वरूप का निर्धारित करता है। राज्य के प्रशासन का स्वरूप किस प्रकार है, यह निश्चित भी संविधान द्वारा ही होता है। शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का वितरण किस आधार पर किया जाता है एवं कितनी मात्रा में किया गया है, इसकी जानकारी भी संविधान से हो सकती है। तीसरा हो गया, संविधान ही सर्वोच्च सत्ता को निश्चित करता है। ऐसे प्रश्नों का कि राज्य की सार्वभौम सत्ता कुछ व्यक्तियों अथवा अनेक व्यक्तियों में निहित है, उत्तर हम राज्य के संविधान के आधार पर ही दे सकते हैं। चौथा हो गया, संविधान ही राज्य तथा लोगों के लक्ष्य को निश्चित करता है। देन हो गया पांचवा, संविधान राज्य का सार है। संविधान के आधार पर ही हम राज्यों का निर्माण अथवा अंत होता है। संविधान के आधार पर ही क्या होता है, राज्यों का निर्माण और अंत होता है। विशिष्ट प्रकार के संविधान में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका एक अनिवार्य परिणाम होगा उसका विशिष्ट प्रकार के विधान के आधार पर निर्मित राज्य की समाप्ति। अरस्तु के पूर्व संविधान और राज्य को पृथक पृथक वर्णित नहीं किया गया था, परंतु जहां एक ओर अरस्तु राज्य और संविधान के बीच अंतर स्पष्ट करता है, वहीं दूसरी ओर स्वयं ही वह कहता है कि संविधान द्वारा राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। संविधान राज्य का प्रतिरूप है। संविधान में परिवर्तन का अर्थ है राज्य में परिवर्तन। उदाहरण के लिए, यदि प्रजातंत्र विधान में परिवर्तन करके उससे कुलीन तंत्रात्मक विधान बना दिया जाए तो इसका अनिवार्य परिणाम होगा प्रजातंत्र राज्य का विनाश एवं कुलीन का उदय। इस प्रकार अरस्तु संविधान के वर्गीकरण को ही राज्य का वर्गीकरण कहता है। वास्तव में यह अरस्तु में अंतर्विरुद्ध दृष्टिगोचर होता है। संविधान का वर्गीकरण। संविधान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु ने किया। अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु ने अपना यह वर्गीकरण दो आधार पर किया है। फर्स्ट है संख्या के आधार पर, दूसरा होगी लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर। संख्या के आधार पर अर्थात प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। लक्ष्य का या उद्देश्य के आधार पर इसका तात्पर्य शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थी हित। अरस्तु ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार के तीन भेद किए हैं, और दूसरे आधार पर अरस्तु ने इन्हीं तीन शासन व्यवस्थाओं के दो रूपों, स्वाभाविक और विकृत, का निरूपण किया है। अरस्तु के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासन सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है, और विकृत रूप वह है जिसमें शासक वर्ग केवल अपने हितों को दृष्टि में रखता है। तो हो गया शासन का हो गया कि उसमें दो रूप होते हैं। एक तो क्या हो गया कि दो रूपों में स्वाभाविक और विकृत। स्वाभाविक रूप में जनता के हित में, विकृत रूप होता है केवल अपने हित में। तो हो गया फर्स्ट अरस्तु का जो वर्गीकरण था, एक तो हो गया संख्या के आधार पर, दूसरे उद्देश्य नैतिक आधार पर। संख्या के आधार पर अरस्तु ने कहा है कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या। द्वितीय आधार हो गया जो उद्देश्य के आधार पर सर्वोच्च सत्ता के संचालक का उद्देश्य। एक व्यक्ति का जो शासक हो गया वो गया स्वाभाविक हो गया, जैसे स्वाभाविक और विकृत रूप होता है। एक व्यक्ति का शासन एक तंत्र या राजतंत्र। दूसरा हो गया विकृत रूप हो गया निरंकुश तंत्र। उसके बाद हो गया कुछ व्यक्ति का शासन हो गया कुलीन तंत्र। विकृत रूप हो गया उसी का वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र।
अनेक व्यक्ति का जो शासन होता है वो स्वाभाविक रूप हो गया संयंत्र प्रजातंत्र या बहुतंत्र पॉलिटी भी कहते हैं। विकृत रूप हो गया भीड़तंत्र या प्रजातंत्र। इसमें ये हो गया कि एक व्यक्ति का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं। किंतु जब शासन केवल अपने हितों को दृष्टि में रखते हुए शासक शासन शक्ति का प्रयोग करने लगता है तो वह निरंकुश तंत्र या आततायी ताई यंत्र में परिणत हो जाता है। थोड़े से व्यक्तियों का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है तो वह कुलीन तंत्र है। किंतु जब वह केवल शासकों के हितों की दृष्टि में रखता है तो वह अल्पतंत्र या धनिक तंत्र में परिणत हो जाता है। जब अनेक व्यक्तियों के द्वारा सामान्य हित को दृष्टि में रखते हुए और व्यवस्थित रूप में शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है तो वह बहुतंत्री या संवैधानिक तंत्र कहलाता है। जब अव्यवस्था फैल जाती है और भीड़ के हितों को ध्यान में रखा जाता है तो वह भीड़ तंत्र कहलाता है। अरस्तु ने इसे भीड़ तंत्र को ही डेमोक्रेसी का नाम दिया। अरस्तु के अनुसार क्या था कि संविधान का सर्वश्रेष्ठ रूप यह है राजतंत्र है। पर जब राजा जनहित से मुंह मोड़कर अपने स्वार्थ की सिद्धि में लिप्त हो जाता है तो वह राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है निरंकुश शासन के अत्याचारों से पीड़ित होने के कारण कुछ अच्छे और योग्य व्यक्ति कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं। शासन प्राप्त करने के बाद इन अच्छे व्यक्तियों के सद्गुण अदृश्य होने लगते हैं और वे अपने स्वार्थ साधन में जुट जाते हैं। परिणामतः कुछ समय के उपरांत कुलीन तंत्र का पतन हो जाता है और इसका स्थान धनिक वर्गतंत्र ले लेता है। धनिक तंत्र अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनता का शोषण करता है। परिणामतः जनता बगावत कर देती है और धनिक तंत्र पॉलिटी सर्व प्रजातंत्र में परिणत हो जाता है। पर समय की गति के साथ साथ इसका रूप दूषित हो जाता है, अर्थव्यवस्था फैल जाती है और अव्यवस्था फैल जाती है और करिश्माई नेता भीड़ के हितों पर जोर देने लगते हैं तो यह प्रजातंत्र भीड़ तंत्र कहलाने लग जाता है। भीड़ तंत्र एक प्रकार के अतवादी लोकतंत्र है। अरस्तु के अनुसार यह संविधान का निकृष्टतम रूप है। इस रूप को प्राप्त करने के बाद संविधान फिर से परिवर्तन होता है और राज्य का कोई वीर सद्गुणी व्यक्ति अपनी सत्ता स्थापित करके शासन कानून के शासन की स्थापना करता है। यह संविधान का राजतंत्र रूप होता है। उसके बाद उसी भांति संविधान के परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। तो उसने एक चक्र कहा था कि फर्स्ट कहा था उसने राजतंत्र होगा जब राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदल निरंकुश तंत्र फिर कुलीन तंत्र होगा कुलीन तंत्र वर्ग तंत्र में बदल जाएगा। देन कुलीन वर्ग तंत्र प्रजातंत्र प्रजातंत्र भीड़ तंत्र में अल्टीमेटली क्या होगा ये प्रजातंत्र एक तंत्र में ऐसे ही चक्र चलता रहेगा इसका। अरस्तु के जो संविधान का वर्गीकरण की कुछ आलोचना है यहाँ पे। फर्स्ट हो गया यह सरकारों का वर्गीकरण है राज्यों या संविधान का नहीं है। अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना करते हुए डॉक्टर गार्नर ने इस बात पर बल दिया है कि अरस्तु राज्य और सरकार में भेद नहीं कर पाता है, फलतः उसके द्वारा किया गया यह वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण न होकर सरकारों का वर्गीकरण है। परंतु क्या है कि ये आलोचना उचित नहीं है क्योंकि राज्य तथा सरकार का भेद आधुनिक युग की देन है। ग्रीक काल में तो राज्य और सरकार में अंतर नहीं किया जा सकता था। अरस्तु का अपने समय में प्रचलित धारा से प्रभावित होना नितांत स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में राज्यों का वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक वर्गीकरण सरकार के आधार पर ही किया जा सकता है। अरस्तु के बाद विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए वर्गीकरण किसी न किसी रूप में सरकार से संबंधित है। दूसरा हो गया मौलिकता का भाव। अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण में मौलिकता का भाव है। उसने इस संदर्भ में अपने गुरु प्लेटो की नकल की है। केवल अंतर इतना ही है कि प्लेटो के संवैधानिक प्रजातंत्र के स्थान पर उसने पॉलिटी और प्रजातंत्र के स्थान पर भीड़तंत्र अथवादी प्रजातंत्र का नाम रखा है। प्लेटो ने वर्गीकरण का आधार उत्तमता और राज्य संख्या को बताया। अरस्तु ने उसमें आर्थिक तत्व और जोड़ दिया। अवैज्ञानिक एवं संख्यावाचक वर्गीकरण। गार्नर तथा वान महल ने अरस्तु के वर्गीकरण की इस आधार पर आलोचना की है कि
यह वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर आधारित न होकर संख्या विषयक भौतिक आधार पर आधारित है। वान मैन ने आलोचना करते हुए कहा है कि उस सिद्धांत का स्वरूप जिस पर वह आधारित है राज्य के गठन से संबंधित है और वह वर्गीकरण गुण विषयक न होकर संख्या विषयक है। किंतु इस प्रकार की आलोचना युक्तिसंगत नहीं है। संख्या विषयक वर्गीकरण का अपना महत्व है और शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर राजनीतिक चेतना का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अरस्तु के वर्गीकरण में संख्या विषयक आधार से अधिक महत्वपूर्ण नैतिक आधार है, जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था के स्वाभाविक और विकृत रूपों का वर्णन किया गया है। उसके बाद हो गया प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया है अरस्तु ने। अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया है। अरस्तु प्रजातंत्र को हजूम शाही और भी तंत्र का पर्यायवाची मानता है और इसे सबसे अधिक अव्यवस्थित और अनियंत्रित शासन समझता है। लेकिन वर्तमान समय में प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति समझा जाता है और प्रजातंत्र के संबंध में अरस्तु के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 5 हो गया प्रजातंत्र परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। अरस्तु ने राज्यों के वर्गीकरण के साथ साथ शासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन चक्र भी प्रस्तुत किया है, किंतु यह परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। वस्तुतः राज्यों या शासन व्यवस्थाओं में वैसे ही नियमित या व्यवस्थित परिवर्तन नहीं होते हैं जैसे कि अरस्तु द्वारा बताए गए हैं। अरस्तु का ये संविधान का वर्गीकरण का महत्व। अरस्तु द्वारा किए गए वर्गीकरण की आलोचना का यह अर्थ नहीं है कि इस वर्गीकरण का कोई महत्व नहीं है। वास्तव में इस वर्गीकरण का ऐतिहासिक महत्व है। सुनिश्चित आधारों पर यह वर्गीकरण किया गया था। राजनीतिक विज्ञान में यह सबसे पहला व्यवस्थित वर्गीकरण था। अरस्तु का वर्गीकरण एक तरह से मार्गदर्शक बन गया। इसके बाद के विद्वान सरकारों के वर्गीकरण में अरस्तु द्वारा दिखाए गए मार्ग से न तो पूर्णतः अलग हो सकते हैं और न ही इसके प्रभाव से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया अरस्तु के जो संविधान का वर्गीकरण उसके बारे में हो गई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।